6 जनवरी 2025 वाले दिन सुबह को 11:15 पे डेविड मोरो नामी शख्स अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा पैसिफिक ओशन के नज़ारों का लुत्फ ले रहा था। हमेशा की तरह ये एक नॉर्मल दिन था। इतने में उसके अपार्टमेंट से करीब 5 मील दूर पैसिफिक पैलिसेड्स की पहाड़ियों पर उसे भड़कती हुई चिंगारियों के साथ आग नजर आती है। पिछले 25 सेकंड की वीडियो से आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। अमेरिका की फिल्म सिटी लॉस एंजलिस का हॉलीवुड शहर। वैसे हॉलीवुड मूवीज में ये शहर कई बार जला है, कई बार तबाहियों से गुजरा है, भूकंप आया है, सुनामी आई है, बट इस बार जो पिक्चर आई है वो असल जिंदगी की है। ये वो पिक्चर है जिसमें लोगों को दिखा दिया है इंसान कुदरत के आगे कुछ नहीं है। चाहे वो फायर टॉर्नेडो हो, झुलस रहे लोग हो, उनके घर हो। ऐसे ही एक वीडियो सामने आया जिसे एक ऐसे आदमी ने लिया था जब वो अपने घर में बंद रह गया, जब आग की लपटें उसके घर के पास पहुंच चुकी थी। पर ये वीडियो जब बनाई गई तब तक उसे रेस्क्यू टीम ने बचा लिया था। पर कहते हैं ना कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, और 24 लोगों की किस्मत इनके जैसी नहीं थी और वो जलकर झुलसकर इस आग में मारे गए। ये डिजास्टर द पावरफुल अमेरिका के एक सिटी में आया जिसकी वजह से महज 24 लोग मारे गए। लेकिन अगर यही आग इंडिया के किसी शहर में लगी होती तो ये आंकड़ा इतना नहीं होता, ना जाने कहाँ पहुंच गया होता। और सबसे खास बात ये कि ये हमारा फ्यूचर है, क्योंकि अगले कुछ सालों में हम ऐसी आग, ऐसे डिजास्टर न जाने कितने भयानक रूप में देखने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा माइंडसेट, यूज एंड थ्रो माइंडसेट, उस माइंडसेट को चेंज करने का समय आ चुका है। बिकॉज दिस इज अ हाई टाइम। अगर हमने इस टाइम पर चेंज नहीं किया तो हम चेंज करने के लायक ही नहीं बचेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हम क्लाइमेट चेंज की तरफ। 40,000 एकड़ जल कर राख हो गया। अभी कई दिन गुजर गए हैं पर आग अभी भी बाकी है। 12,000 इमारतें राख का ढेर बन चुकी हैं। 1,80,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और 2 लाख लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया है। जेपी मोर्गन का कहना है कि $50 बिलियन का नुकसान हो चुका है। और ये कोई एक जगह पर लगी सिंगल आग नहीं है, बल्कि एक साथ कई जगहों पर लगी मल्टीपल आग है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 7 जनवरी को पालिसेड्स में सबसे पहले आग लगती है। देन सेम नाइट पर ईटन और हर्स्ट में भी आग लग जाती है। 9 जनवरी को कैनथ में आग लगी। उसके बाद लीडिया, आर्चर, उडली, सनसेट में फायर अलार्म बज जाते हैं। 12 जनवरी को लीडिया फायर को 100% कंट्रोल कर लिया जाता है। कैनथ फायर को 90% कंट्रोल किया जाता है। हर्स्ट फायर को 76% कंट्रोल किया जाता है। ईटन फायर को 15% कंट्रोल किया जाता है। बट पैलिसेड्स में मात्र 11% ही कंट्रोल कर पाए। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि जनवरी के महीने में जो अमेरिका सबसे ज्यादा ठंडा होता था, और यही नहीं, इसी महीने में अमेरिका में जमकर बारिश भी होती थी। पर इस बार पिक्चर बिल्कुल बदल गई है। अगर हम इस पूरे डिजास्टर पे जियोग्राफिकल टर्म्स पर देखें तो ये पूरा इलाका ड्राई हो चुका था, सूख चुका था। बारिश ना के बराबर हुई थी, जिसके कारण पेड़ पौधे बिल्कुल सूख चुके थे। हवा में ड्राइनेस इतनी पीक पर थी कि जिस एरिया से हवा रन करती थी उस एरिया को और ज्यादा सुखा देती थी। इसके अलावा कुछ ऐसी ताकतवर हवा चली यहाँ पर जिसको कहा जाता है सांता आना विंड, जिसने आग में घी डालने का काम किया। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो कभी न कभी आपने हाई प्रेशर लो प्रेशर जरूर सुना होगा कि कैसे हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अगर आप अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट का हिस्सा देखेंगे तो वहाँ पर रॉकी माउंटेन है, और वहीं कैलिफोर्निया की कोस्ट पर लो प्रेशर हो जाता है। और इस प्रेशर को, इसके डिफरेंस को हटाने के लिए यहाँ पर हवाएं चलती हैं। जब ये हवाएं पहाड़ों से नीचे आती हैं तो और ज्यादा गर्म हो जाती हैं और इनकी ह्यूमिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और फिर ये गर्म, सूखी, बंजर हवाएं जंगल को और ज्यादा सुखा देती हैं और जंगल तैयार हो जाता है वाइल्ड फायर के लिए। पर सवाल तो ये है, खुद को पावरफुल, इंटेलिजेंट कहने वाला देश अमेरिका इस बात को कैसे नहीं समझ पाया कि अमेरिका का एले एक क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका के ही हैं, पीटर कैलमस, जो नासा में काम करते हैं और ये पहले एलए में ही रहते थे। पर 2022 में ये और इनकी पूरी फैमिली शहर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि इन्हें एलए की सच्चाई पता चल चुकी थी। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल भी छपवाया था जिसमें एलए का काला सच पूरी दुनिया को दिखाया था। साथ में अमेरिका के कई पावरफुल लीडर, कई पावरफुल बिजनेसमैन, उन सभी की पोल खोली थी। और सबसे दुखद बात ये है कि क्लाइमेट चेंज से बचने का हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको शायद पता होगा कि साल 2023 ये वो साल था जो पिछले 1 लाख साल में अब तक का सबसे गर्म साल था। ये आर्टिकल जिसमें लिखा था
की धरती पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे गर्म साल 2023 है। यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज वेबसाइट ने भी कहा था कि 1850 से अब तक देखें तो साल 2023 सबसे गर्म साल रहा है। यहाँ तक कि 1.8% टेम्परेचर भी बढ़ चुका था। आपको पता है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से क्लाइमेट बदल रहा है, हम अपने आसपास ही देख लें, हम क्लाइमेट को बदलते पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े धरने होते हैं, स्ट्राइक किए जाते हैं, वो भी इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर उन सब का रिजल्ट आता है जीरो, नथिंग। 2023 में COP28 की समिट हुई, जहां क्लाइमेट पर बड़ी चर्चा हुई। ये समिट दुबई में हुई थी, जहां 13 साल की इंडियन गर्ल लिसीप्रिया कांजूजम इस समिट पर स्टेज पर चढ़ गई और जोर से बहरों को चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि प्लीज फॉसिल फ्यूल बंद करो। लेकिन जब नवंबर 2024 में COP29 समिट हुई तो पता चला कि फॉसिल फ्यूल कम होने के बजाय 0.8% बढ़ चुका है। फॉसिल फ्यूल के यूज का रिजल्ट ये निकला कि 2024 ने 2023 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2024 दुनिया का अब तक का सबसे गर्म साल बन गया। नासा ने खुद कहा कि ये हीट स्ट्राइक है। यूएन ने कहा कि कुछ भी हो पर हमें जो टेम्परेचर है वो 1.5 से ऊपर नहीं जाने देना है। अगर ऐसा हुआ तो अर्थ पर वो खतरनाक डिजास्टर देखने को मिलेंगे जो हम अक्सर मूवीज में देखते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने 2024 में ये कहा था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तो हम 2024 में ही पार कर चुके हैं। आपको पता है कि एलए में जो हुआ है उसका सिर्फ एक रीजन है, दिस इज अ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि कैलिफोर्निया 2024 में अब तक का सबसे गर्म साल रहा। यहाँ तक कि वहाँ जहाँ जुलाई में जमकर बारिश होती थी, वहीं 2024 में कैलिफोर्निया में बारिश हुई ही नहीं। कैलिफोर्निया रीजन की बात करें तो वाइल्ड फायर वहाँ कॉमन है। यही गर्मी के मौसम में जहाँ ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, साथ में रूखी हवाएं चलती हैं, इसलिए नॉर्मली मई जून से अक्टूबर के बीच में आग लग जाती है। अब इस आग के लगने के पीछे रीजन क्या होते हैं? नेचुरल भी होते हैं, कुछ ह्यूमंस द्वारा होते हैं। नेचुरल में क्या होता है, लाइटनिंग वगैरह हो जाना। रही बात मैन मेड की तो पावर लाइन हिलने की वजह से हो सकता है, या फिर कैंपिंग के दौरान कैंप फायर वहीं जंगल में छोड़ देना, ऐसा होता है। कैलिफोर्निया के नेचुरल पार्क सर्विस ने बताया था कि 85% फायर ह्यूमंस के द्वारा ही लगती है। देखिए सिंपल है कि जिस तरीके से हम नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ऐसे फायर जोन देखना लाजमी है। 2021 में पैंस जर्नल में एक स्टडी प्रकाशित हुई जिसमें बताया गया कि जिस दिन सबसे ज्यादा आग लग सकती है कैलिफोर्निया में, ऐसे फायर वेदर डेज की संख्या 65 से 90% बढ़ चुकी है। आपको पता है कि साइंस नेचर ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें बताया था कि एक्सट्रीम डेली वाइल्ड फायर ग्रोथ, जो ऐसी आग होती है जो 10,000 एकड़ में फैल जाए, कैलिफोर्निया में ऐसे 25% जोन बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट किसी भी देश की क्यों ना हो, कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रूस हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। बट पीटर कैलमस जो एक क्लाइमेट साइंटिस्ट है, उन्हें पता था कि भविष्य में कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। पीटर 2008 से एलए के एक विलेज में रह रहे थे। उन्होंने कहा था कि उस टाइम ये जगह हेवन से कम नहीं थी। बैकयार्ड में अच्छे खासे फ्रूट्स होते थे, वेजिटेबल होती थे, ग्रीनरी होती थी, पैरट्स मेरे घर तक आ जाते थे और चारों तरफ हरियाली थी जहां उनके बच्चे खेला करते थे, हम समय बिताते थे। और धीरे धीरे चीजें बदलना स्टार्ट हुई। 2012 में इतनी बदल गई कि हम इसे इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने लोकल क्लाइमेट ग्रुप के साथ मिलकर कई कैंप्स किए, लोगों को समझाया, साइकिलिंग करके लोगों को सीधे तौर पर बताया कि एलए ज्वालामुखी बन रहा है। We've been trying to warn you guys for so many decades that we're heading towards a f***ing catastrophe. न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल्स छपवाए कि पृथ्वी बदल रही है, ट्विटर पर कई ट्वीट्स किए, लेकिन कुछ अमीर लोग, कुछ ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने उनको और उनकी आवाज को खत्म कर दिया। पीटर कैलमस 2020 में अपने घर के पास में एक हीट वेव महसूस करते हैं। उसके अगले दिन उनके घर के आसपास ही फायर ब्रोक हो गया जिसका नाम था बैट कैट फायर। वो कई दिन अपनी फैमिली के साथ वहीं सरवाइव किए, फंसे रहे। उनके फेफड़ों में जलन होना स्टार्ट हो गई, उनके फेफड़ों में दिक्कत होना स्टार्ट हो गई, शरीर गर्म हो गए, हीट के कारण उनकी पूरी बॉडी में ईचिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद उन्हें ये पता चल चुका था कि अब ये जगह रहने के लायक नहीं बची है, अब ये जगह उन्हें छोड़नी होगी। 2022 में उनकी वाइफ की जॉब लग जाती है नॉर्थ कैरोलिना में और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ कैरोलिना में शिफ्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अंदेशा था कि एलए में कुछ ऐसा हो सकता है, पर इतना भयानक और भयावह होगा
ये इसका अंदाजा नहीं था। खबरों में उन्होंने देखा कि उनके पेट का हॉस्पिटल जल चुका है, वो चर्च जल चुका है जहां वो प्रे के लिए जाते थे, कॉफी शॉप जल चुका है जहां वो कॉफी पीने के लिए जाते थे। यहाँ तक कि उनके फ्रेंड का एक मैसेज आता है जो बताता है कि जिस घर में आप रहते थे वो घर अब जल चुका है। पीटर कैलमस समझ चुके थे कि अब दुनिया क्लाइमेट चेंज के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। क्लाइमेट चेंज ही तो है जिसने हवाई में वाइल्ड फायर दिखा दिया, 2021 में पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में हीट डोम दिखा दिया, पिछले साल नॉर्थ कैरोलिना में हरिकेन आया, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर दिखा गया, दुबई में फ्लड्स आ गए। और आपको क्या लगता है कि हम इंडियन सेफ हैं? नहीं, बिकॉज इंडिया में 2024 में हीट वेव देखने को मिले जो कई सालों के रिकॉर्ड्स के तौर पर देखा जाए तो हाई पिक पर थे। आपको पता होगा कि हम क्लाइमेट चेंज के दरवाजे पर पहुंचे कैसे हैं। कई रीजन है उसके, पर उन सब रीजन में से मैं एक रीजन पर बात करना चाहती हूँ, वो है कंपनीज। हर एक देश में, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रूस हो, इटली हो, जर्मनी हो या फिर भारत हो, अमेरिका में, इंडिया में, इन सभी कंट्रीज में ऐसी कई कंपनी हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा दे रही हैं। यहाँ तक कि सरकार भी इन्हीं कंपनी का साथ देती है, क्योंकि जो कंपनी जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करती है, गवर्नमेंट उन पर एक तरह का ग्रीन टैक्स लगाती है। ये सिर्फ दिखावा है सरकार का, वो नाटक है जो काम भी नहीं करता। गवर्नमेंट ये शो करती है कि वो ग्रीन टैक्स से ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना चाहती है, बल्कि इसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। सरकार इससे उन कंपनी से अच्छा खासा टैक्स मिलता है। वो ये कहती हैं कि हम इस पैसे से ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, टैक्स के पैसों से पेड़ पौधे लगाएंगे, ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे मशीनरी का यूज करेंगे जो ग्रीन हाउस गैसेस को इन्वायरमेंट से शक कर लेंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पर ही है, और जो वर्क होता है वो 10 से 15% ही होता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और ये कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए फॉसिल फ्यूल का जमकर इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि अब तो उनको सरकार का ही साथ मिल गया है। यहाँ तक अगर ये कंपनी चाहे तो ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज कर सकती हैं जो सोलर एनर्जी बेस्ड हो या फिर विंड एनर्जी बेस्ड हो, बट इससे इन कंपनीज का प्रॉफिट 20% लगभग कम हो जाएगा। इस ये कंपनी जमकर नेचर को बर्बाद करती हैं। कुछ टाइम पहले पीटर कैलमस ने एक आर्टिकल छपवाया था द गार्डियन में। उन्होंने कहा था कि अगर हमें क्लाइमेट क्राइसिस से बच के रहना है, दूर रहना है, तो हमें ये जो अमीर लोग हैं, कंपनी के महान लोग, इनसे बच के रहना होगा। अमेरिका में माउंटेन वैली एक जगह है जहां पर एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बहुत ज्यादा डेंजरस था। इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कई प्रोटेस्ट होते हैं, बैन करने की कोशिश करी जाती है, लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, बट कुछ टाइम के लिए इस प्रोजेक्ट को रोक भी दिया जाता है। लेकिन चुम चुस्कर नाम का एक बंदा था जिसने $3 लाख दिए और ये काम फिर से थोड़े दिन बाद स्टार्ट हो जाता है। एक खास बात आपको बताना है, वो ये है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसमें किसी कंपनी का अमीर बंदा आ करके उस पॉलिटिशियन को सपोर्ट करता है। वो इसलिए होता है कि उसकी पॉलिसी जो होती है उस कंपनी की, वो लगातार उस देश में कंटिन्यू रहे, और ये हो चुका है। अमेरिका के इलेक्शन में यही हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए एलन मस्क ने $277 बिलियन खर्च किए थे, जो उनकी कमाई का महज 0.06% ही है, ताकि जो मस्क की पॉलिसी है वो अमेरिका में चलती रहे। That's it. क्लाइमेट चेंज स्टार्ट हो चुका है। क्लाइमेट चेंज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। दिस इज अ सीरियस टॉपिक। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि 10 साल, 5 साल, 7 साल पहले जो जीव जंतु, जो पक्षी हमें दिख जाते थे अपने घर के आसपास, वो अब है ही नहीं। अपने बच्चों को, उन पक्षियों को, उन जीव जंतु को दिखाने के लिए हमें चिड़ियाघर जाना पड़ता है, बिकॉज ओपन एरिया में वो क्लाइमेट ही नहीं है। हमें अपने माइंडसेट को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने का समय अब आ गया है। दिस इज अ हाई टाइम। हमें ये सोचना होगा कि जिस तरीके से हम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके थॉट को बदलना है, उसके प्रोसेस को बदलना है, क्योंकि हम बेवजह चीज़ों को खरीदते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान को जिस तरीके से बर्बाद करते रहते हैं, ये सब हमारे नेचर से ही आया है। एटलीस्ट हमें इतना समझना होगा कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम खुद से साफ हवा, साफ पानी दे सकें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ नेक्स्ट सीरीज में।